बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे नगेंद्र वाली पुस्तक से, और हमने इसमें पढ़ लिया था कि आधुनिकता के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं ना, आधुनिकता के क्या क्या मायने हैं। किन किन मायनों में हम आधुनिक भारत में प्रवेश कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने आपको बता ही दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में आकर एक प्रकार से अपना स्थापत्य स्थापित कर दिया था उन्होंने। पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा नहीं था कि कोई राष्ट्र वगैरह थी, कोई देश वगैरह नहीं थी। वो एक जैसे नॉर्मल कंपनी है, जैसे गूगल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल एक कंपनी है, वैसे एक नॉर्मल कंपनी थी। पर क्या होता है ना, जैसे आज एप्पल इतने बड़े पैसों वाली कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है अपने देखा जाए तो, बिल गेट्स थी, ठीक है, गूगल हो गई। तो उनको उस समय पे ये राइट्स दिए जाते थे कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम मर्जी पड़े जो कर सकते हो। अर्थात वो चाहे तो खुद का हॉस्पिटल खोल सकते थे, वो चाहे तो खुद की पुलिस की भर्तियाँ करवा सकते थे, वो चाहे तो खुद का जज वगैरह सब बना सकते थे वो। तो ये राइट्स दे रखे थे उनको पहले। तो ये सब राइट्स वगैरह के कारण क्या होता है ना, उन्होंने ये सब आतंक मचाना शुरू कर दिया, अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दी। और आर्मी के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे लोग क्या किए, वहाँ से बुलाना स्टार्ट कर दिया जहाँ इनका देश था। हालांकि पहले तो ट्राई करते थे कि यहाँ के किसी अच्छे वाले शासक को ये नियुक्त कर सके और अपना पपेट बना सके, यानी कि हमारे कहने के अनुसार चले वो। बट एक्चुअली में क्या होता था ना कि यहाँ पे वो चीज़ उतनी ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई, कहीं कहीं करती तो थी प्रॉपर तरीके से, पर कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। वो बंदा तो इनका था ही नहीं ना यहाँ वाला, तो ये क्या करते थे, फिर वहाँ से लोग बुलाने लग गए और अपने अपने लोगों को ही वो वहाँ पे नियुक्त करने लग गए। लेकिन जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो ब्रिटिश शासन ने सोचा, ब्रिटिश सरकार ने, यार कभी ऐसा नहीं हो जाए कि एक तो कि इस देश से शिकायत आ रही है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी ये है कि यार ये ऐसा नहीं हो जाए कि इंडिया में तो वैसे भी टर्नओवर है, तो पैसा की कमाई है बहुत मोटी है, कभी ऐसा नहीं हो जाए ये अपने से भयंकर वाली आर्मी बना ले, अपने से बड़ी वाली। फिर ब्रिटिश इंडिया ने रूल करके ब्रिटिश के अधीन ले लिया था उस कंपनी को। और 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी ना, तो उसमें हल्का सा लॉलीपॉप दे दिया था कि तुम खुश रहो, अब हमारे अधीन नहीं है। और 1872 या 75 के आसपास पूरी तरीके से, मतलब एक प्रकार से लीगल तरीके से वो कंपनी बन गई थी, ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ गई थी पूरी की पूरी। यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो है, मतलब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश जो देश है अपना, इंग्लैंड वगैरह जिसे हम कहते हैं, ब्रिटेन वगैरह, वही अब उसको रूल करेगा कहीं ना कहीं। तो उसने अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। तो वो जितने भी रहते थे ना, फिर वो ब्रिटिश के रहते थे, यानी कि ब्रिटेन वालों का है ना, वो चीज़ स्टार्ट हो गई। तब यूँ लगता था सबको कि हाँ यार बहुत बढ़िया, अब तो मतलब विक्टोरिया महारानी आ गई है, तो विक्टोरिया महारानी की जय हो। ये कविता हमको मिलती भी है कहीं ना कहीं। और फिर हमने पढ़ा कि यार उनके आ जाने से कहीं ना कहीं यातायात के साधनों में बढ़ोतरी हो गई, प्रेस का आगमन हो गया। जो प्रेस का आगमन एक बहुत बड़ा, मतलब क्रांति थी कहीं ना कहीं प्रेस का आना। फिर हमने विभिन्न प्रकार के समाज भी पढ़े थे कि ब्रह्मा समाज का स्थापना हुई, प्रार्थना समाज को पढ़ा हमने, आर्य समाज के बारे में पढ़ा हमने, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी पढ़ा हमने। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा था, वो था संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति। क्योंकि जब सबके पैरामीटर्स चेंज हो गए ना, अगर एक कला के, एक आर्ट्स के अगर पैरामीटर चेंज हो गए, तो ऑटोमेटिकली मॉडर्न जब इंडिया बनता है ना, मॉडर्न जब कोई भी एरा आता है ना, तो सभी के पैरामीटर्स चेंज होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ के पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो संगीत में चित्र के सबके, साहित्य की सबकी नई स्थिति पैदा हुई थी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, इस वाले चैप्टर को पढ़ना था हमको। कि नवीन परिस्थिति और परिवेश के कारण साहित्य, संगीत और कला को भी संकट का सामना करना पड़ा है। उनको आश्रय देने वाले तेज गति से उसको आश्रय देने वाले केंद्र तेजी से टूटने लगे थे। कला और संगीत का विशेष घरानों से संबंध हुआ करता था। ये घराने इसकी स्वरूप रक्षा में पीढ़ी दर पीढ़ी संलग्न रहा करते थे। पेज नंबर 414 पे पढ़ रहे हैं हम। और संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 3, मतलब तीसरी पंक्ति है उसमें से। और इन घरानों के संरक्षण का दायित्व सामंत वर्ग का हुआ करता था। पर मध्यकाल में भक्त कवियों के अतिरिक्त अकबर, जहांगीर, मानसिंह तोमर आदि ने संगीत को प्रश्रय दिया। उनके दरबारों में अनेक कलावंत रहते थे। तानसेन अकबरी दरबार का संगीतज्ञ था। मान सिंह ने गुजरी, टोडी, मंगली, गुजरी, ध्रुपद आदि का आविष्कार किया। और मुगल सल्तनत के समाप्त होने पर संगीत की मौलिकता समाप्त हो गई। वे छोटे छोटे सामंतों के आश्रय में किसी प्रकार सांस लेता रहा, ठीक है ना। मुगल सल्तनत के समाप्त होने पर संगीत की मौलिकता बिल्कुल, और जो कुछ शेष था वो पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में समाप्त हो गया। भारतीय पुनर्जागरण के फलस्वरूप रवि बाबू ने नए संगीत की कल्पना की, जिसमें पूर्व और पश्चिम के स्वरों का मिश्रण देखा गया है। इसमें रविंद्र संगीत की संज्ञा दी जाती है। 1919 में अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना की गई। अब भारतीय संगीत के पुनरुद्धार का कार्य आरंभ हुआ है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान विष्णु नारायण भातखंडे का है, ठीक है ना। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे हिंदी साहित्य के हिसाब से। इसके बाद चित्रकला की बात की जाएगी, तो चित्रकला में अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो तीसरी पंक्ति से अगर हम पढ़ना चाहें यहाँ से कि उनके चित्रों की रूपरेखा सुनिर्मित, वर्ण योजनापरक और आकर्षक थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में रवि वर्मा के अनेक चित्रों को प्रकाशित किया था और 1854 में कलकत्ता आर्ट स्कूल की स्थापना के साथ ही भारतीय चित्रकला का नया मोड़ भी आया था। ईबी हेबेल के अध्यक्ष थे, ईबी हेबेल जो थे इसके अध्यक्ष थे। आगे चलकर हेबेल, अवनिंद्र ठाकुर तथा आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्रशैली को नया रूप दिया था, जो मूलतः इस देश के होती हुई आधुनिक जीवन दृष्टि से अनुप्राणित थी। सन 1907 में गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। इन प्रयत्नों का फल ये हुआ कि भारतीय चित्रशैली का एक स्वतंत्र रूप निर्मित हो गया। बिल्कुल ये अपना कोई काम की नहीं है चीज़ें, हमारे लिए सिर्फ साहित्य का काम का है। इसलिए हम जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है ना पेज नंबर 415 पे कि नव जागरण का सबसे अधिक प्रभाव बांग्ला साहित्य का पड़ा, ठीक है ना। नव जागरण का सबसे अधिक प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा भी था कि जब संवत 1922 का समय आया तब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए, है ना। और उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगाल में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधित ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों का अभाव अनुभव किया। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कह रहे हैं ये यहाँ पे कि संभव है भारतेंदु बंगला साहित्य से अनुप्रेरित हुए हों, किंतु दूसरे साहित्य के आदर्श पर अपने वास्तविक साहित्य का निर्माण नहीं होता है। अपने युग की संवेदनाओं को आत्मसात करके ही भारतेंदु ने नए ढंग की साहित्य रचना का समारंभ किया। बहुत बढ़िया चीज़ कही है इन्होंने कि ऐसा नहीं कि दूसरे के वहाँ पर अगर ये चीज़ ताज़ा चल रही है तो हम भी उसी चीज़ को लेकर साहित्य में आए, नहीं। हमारे समाज की क्या क्या डिमांड है उस डिमांड को परखते हुए हम अगर रचना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्थात इस नए युग की संवेदना को आत्मसात करके ही भारतेंदु ने नए ढंग के साहित्य रचना का समारंभ किया। नई आर्थिक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा और नवागत जीवन पद्धति के कारण इस देश की अपनी पहचान खो गई थी, पर इस अवरोध ने ही यहाँ के प्रभुत्व वर्ग को नए सिरे से अपनी पहचान करने के लिए बाध्य किया था। यह पहचान नवीन और प्राचीन के अंतर विरोध में की गई। इसे दूसरे शब्दों में पश्चिमीकरण और भारतीयकरण का विरोध भी कहा जा सकता है। इन देशों की रस्साकशी काफ़ी दिनों तक चलती रही है। अंततः नव जागरण के अग्रदूतों में पश्चिमीकरण के विवेक सम्मत परिवेश में अपनी संस्कृति को नए ढंग से संगठित करने का प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत को सामने रखकर अपने को फिर से गौरवानुभूत अनुभव किया। कितनी बढ़िया बात कही ना, इसे कहते हैं पुनर्जागरण, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं अपन कि अतीत को सामने रखकर अपने को पुनः गौरवान्वित अनुभव किया और देश में उभरते हुए राष्ट्रीय चेतना को ठोस रूप दिया। आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य अपने को पहचानने तथा पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है। अतीत के गौरव को इस देश की सभी भाषाओं में अभिव्यक्त किया गया है। इस गौरव के मूल में पुनरुत्थानवाद यानी कि जिसे कहते हैं रिवाइवलिज्म न होकर नवीन जागरण ही क्रियाशील है। यदि कहीं पर इस पुनरुत्थानवाद की ध्वनि सुनाई भी पड़ी है तो कालांतर में समाप्त हो गई थी। राष्ट्रीयता का काल इसका दूसरा प्रमुख स्वर था और सन 1947 में इसमें कहीं भी शिथिलता नहीं दिखाई पड़ती। यानी कि 1947 तक तो बिल्कुल भी, यानी कि जो राष्ट्रीयता का स्वर तो भारतेंदु काल में या आधुनिकता के शुरुआत में जो प्रबल था ना, वो 1947 तक वैसा ही प्रबल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात ये स्वर आत्मलोचन में बदल गया, किंतु सन 1960 के आसपास आधुनिकता का जो प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा था उससे साहित्यिक प्रगति की दिशा बदल गई। आधुनिकता हिंदी साहित्य का 7वां दशक। आधुनिकता क्या कहती है देखना, आधुनिकता कैसे कहते हैं हम। एक होता है मॉडर्निज्म, है ना, जिसे कहते हैं अपन मॉडर्न होना, है ना, कि वाह या तो मॉडर्न हो गया एक प्रकार से। यानी कि मॉडर्न होने का मतलब क्या हो गया कि पहले लड़कियां करते सलवार कुर्ता पहनती थी जैसे हम बांध सकते हैं। अब क्या करती है ना, वो मतलब जीन्स पहन लेती है, उसके नीचे और ऊपर मतलब वो जो ऑफिस में जाते हैं ना एकदम देखते हैं अपन नॉर्मल भी, वो ऊपर से कुर्ती वगैरह डाल लेती है। ये हो गया अपना मॉडर्निज्म। नॉर्मल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के वगैरह नीचे जीन्स पहन लिया या हो सकता है ऊपर कुर्ता डाल लिया, इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। अर्थात पुराने का उतना ज़्यादा से हास न करके, नवीन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट न करके, जो बेसिक कड़ी होती है ना शुरुआती वाली, उसको आधुनिकता से समझ सकते हैं। क्योंकि आप कहोगे कि अगर ये चीज़ आधुनिकता है तो फिर जो आज के ज़माने में चल रही है ये क्या है, इसे बोलते हैं उत्तराधुनिकता।
यानी कि आधुनिकता से बहुत ज़्यादा आधुनिक होने का भावबोध। ठीक है ना, पढ़ेंगे, दोनों में अंतर पढ़ेंगे कि हिंदू साहित्य का 7वां दशक यानी कि 1960-70 के आसपास आधुनिक विशेष के रूप में प्रभावित हुआ, आधुनिकता से विशेष रूप से प्रभावित हो। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक से कुछ अलग है, इसलिए ये आवश्यक है कि इन दोनों शब्दों में अर्थभेद कर लिया जाए। आधुनिक शब्द की व्याख्या प्रारंभ में की जा चुकी है, अतः उसे दोहराना कोई अर्थ नहीं रखता है। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न मानवीय स्थितियों का नया और गैर रोमांटिक और अमितकीय साक्षात्कार आधुनिकता है। आधुनिकता का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि उसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रवृत्ति को समझ लिया जाए। आधुनिक काल अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ है, बिल्कुल। और यह काल औद्योगिकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबद्ध है, जिसमें नवीन आशाएं उभरी है और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा है। देश, धर्म, राष्ट्र, ईश्वर आदि की नई नई व्याख्याएं की जाने लगी। इस समय तक यही लौकिक होकर यह आधुनिक दृष्टि प्रगतिशील बनी रही है। प्रत्येक देश में पुनर्जागरण आ गया है। बहुत से परतंत्र देश स्वतंत्र हो गए हैं और अपने अपने सपने लेकर उन्होंने अपने अपने ढंग से नई सरकारें बनाई हैं। एक बिंदु पर खड़े होकर मनुष्य ने पाया कि जिस औद्योगिकरण और प्रविधिकरण के सहारे उसने परिदेश का सपना देखा था, वो साकार नहीं हो सका है। सरकारी स्थिर व्यवस्था में बदल गई है, बिल्कुल सरकारी स्थिर व्यवस्था में बदल गई है, और सरकारें जो है ना वो स्थिर व्यवस्था में बदल गई हैं। लोकतंत्र तथा साम्यवादी सरकारें समान रूप से निराशाजनक सिद्ध हुई है। ये बिल्कुल काम करनी है। नीचे अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि इसी खोए हुए व्यक्ति की खोज की प्रक्रिया का नाम है आधुनिकता, है ना, कि उसका अपना व्यक्तित्व और पहचान खो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कि अर्थात क्या बोलते हैं, राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ जो व्यक्ति की पहचान खोती जा रही है ना, तो इसी खोए हुए व्यक्ति की खोज की प्रक्रिया का नाम आधुनिकता है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धिसम्मत बना दिया है। नीत्शे की इस घोषणा से कि ईश्वर मर गया है, तो ये बड़ी फेमस पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती है ये एग्जाम में। ईश्वर मर गया है, लेखक की मौत, है ना, विचारधारा का अंत, किनके पंक्तियाँ हैं। ये अलग अलग पाश्चात्य जो भी कवि हुए हैं या पाश्चात्य जो विचारक हुए हैं उनकी पंक्तियाँ हैं, याद होना जरूरी है। यथार्थ का स्वरूप ही बदल गया है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की कसौटियाँ धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी, उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई है और पुराने मूल्य विघटित हो गए हैं। मनुष्य ने पाया कि वर्तमान परिस्थिति में वह असहाय, क्षुद्र और निरर्थक प्राणी है। विज्ञान की प्रकृति ने भी निश्चयतावादी सिद्धांत की खोखला सिद्ध कर दिया है। क्वांटम सिद्धांत और सापेक्षतावाद से सिद्ध हो गया है कि न तो कोई सार्वभौम सत्य है, न ही शाश्वत नैतिकता है। अणुओं की सत्ता से सिद्ध हो जाने के बाद अणुशक्ति में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है, और शक्ति अणु में बदल जाती है। निश्चयात्मक की समाप्ति के अंतिम घोषणा हो गई है। अस्तित्ववादी दर्शन से इस प्रकार अपनी मोहर लगाकर इसे अब और भी पुष्ट कर दिया है। अब अस्तित्ववादी दर्शन क्या है, ये अपने बिल्कुल भी वैसे तो ज़्यादा बोझिल हो जाएगी, दर्शन वाली चीज़ें हैं ये। मोटा मोटा थोड़ा सा पढ़ाई था मैं आपको ताकि ज़्यादा बोझिल ना हो। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता का आक्रमण किया। उसने अपने को ठोस अनुभवों तथा प्रत्येक के बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। ये बुनियादी सवाल व्यक्ति को व्यग्रता, दुख, विनाश, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्र, त्रास आदि। देखो, अस्तित्ववाद जो है ना कहीं हमको प्रयोगवाद में देखा जा सकता है, देखने को मिलता है। अज्ञेय जैसे कवियों में भी अस्तित्ववाद का दर्शन होता है। और अज्ञेय अस्तित्ववाद एक प्रकार से क्या होता है ना, अस्तित्ववादी लेखक अपने आप को हमेशा उसको दुख में मजा आता है। कुल मिला के बात ही है, वो मूवी भी सैड वाली देखता है, सैड सॉन्ग से सुनता है वो, ऐसा है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नकारात्मकता में घुसा रहता है, ईश्वर वगैरह को बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो ये वाली एक अस्तित्ववादी दर्शन को हम मान सकते हैं। तो ऐसे विचारक और ऐसे लेखक अस्तित्ववादी लेखक कर रहा है ना। ये मोटा मोटा काफ़ी इतना सा, वरना ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो इसको तो जब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। पर इतना सा और ले लो आप कि जो ये चीज़ है ना, इसमें किरकेगार्ड और सार्त्र आदि के अस्तित्ववादी विचारों से प्रभाव आधुनिक पश्चिमी साहित्य पर खूब पड़ा है, यानी किरकेगार्ड और सार्त्र का। ठीक है ना, अर्थात किरकेगार्ड और सार्त्र जो है दोनों के दोनों अस्तित्ववादी विचारक हैं। ये हमको इस पंक्तियों से सिद्ध होने को मिलता है। 7वें दशक के हिंदी साहित्य में 7वें दशक के हिंदी साहित्य में कविता, बिल्कुल ये भी आप पढ़ते हो, कहानी, नाटक, अनुपन्यास की चर्चाएँ भी हुई है। चर्चाएँ कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनका आंदोलन का रूप नहीं ले पाया इन्होंने, उनके आधार पर लिखा गया। अब कहानी में भी तो पढ़ते हैं ना, कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी। तो लिखा गया केवल परंपरागत रूपों को तोड़ने का प्रयास नहीं है, बल्कि इन रूपों में आज के अनिश्चय, व्यर्थता,
अकेलेपन, अजनबीपन, आत्मनिर्वासन आदि को भी व्यक्त किया है। यह अभिव्यक्ति किस दर्जे की है ये अलग बात है, पर आधुनिकता का ये बोध एक वास्तविकता है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश में इस बोध को ले जाने की बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारे भ्रष्टाचारी लोकतंत्र की भी है, पर 8वें दशक के आरंभ में हमारे साहित्यकारों में भी इसे छुटकारा पाने की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी है। योग कामों और शास्त्र ने अलग अलग ढंग से व्यर्थता से उभरने की परिस्थिति जन्य बाधाओं में कर्म करने की चेतना उत्पन्न की है, ठीक है ना। और शास्त्र का अस्तित्ववादी कर्म का ही दर्शन है, ठीक है ना। शास्त्र का जो अस्तित्ववाद है वो कर्म का ही दर्शन है। काफ़ी इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उत्तर आधुनिक विमर्श को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत संरचनावाद को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है ना उसके टॉपिक्स हैं। लेकिन इनका भारतीय दर्शन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है और आधुनिकता से उनका क्या क्या लेना है, क्या क्या लेना देना है, इस वजह से इसको थोड़ा बहुत हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उत्तर आधुनिक विमर्श 19वीं शताब्दी से ही भारतीय बुद्धिजीवी पश्चिम यूरोप और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का मानसिक दासता की हद तक उन्मुख रहा है ना, 19वीं शताब्दी से ही। फलतः वहाँ जो विचार विमर्श चलता रहा है हम इसका अनुसरण करते हैं। हमारा आधुनिक काल का साहित्य इन विचार विमर्शों से प्रभावित होता रहा है। ये प्रभाव कम होने के बजाय बढ़ता ही रहा है। स्वतंत्रता उत्तर इनकी स्वतंत्र उत्तर काल में 20वीं शताब्दी के 6वें 7वें दशक में आधुनिकता ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है। इन दशकों में हमने आधुनिकता, आधुनिक बोध, समकालीनता बोध, परंपरा और आधुनिकता के पारस्परिक संबंध आदि के महत्व को, संदर्भ को समझने का प्रयत्न किया है। उसे हम कितना समझ पाए हैं कहना मुश्किल है, ठीक है। नीचे नीचे चलते हैं इस पैराग्राफ की अंतिम 2 पंक्तियों पे कि फिर भी इनका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया है। अतः उत्तर आधुनिक विमर्शों से परिचित होकर हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। इसी अनिवार्यता के तहत परिचय प्रस्तुत है। अब कुछ चीज़ों के परिचय दे रखे हैं यहाँ पे कि उत्तर आधुनिक विमर्श में क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमको। संरचनावाद, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर संरचनावाद पढ़ते हैं इसके बाद अगले चैप्टर में हम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विखंडनवाद, और विखंडनवाद के बाद पढ़ते हैं हम उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। इन सब पेजेस को आप आगे निकालते जाओ, पेज नंबर 428 पर आगे निकलते जाओ, 428 29, क्योंकि संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, इन सब के ऊपर मैं अलग से चैप्टर बना के, टॉपिक बना के, ये मेरी विश लिस्ट में है ऑलरेडी। तो मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के नोट्स रेडी कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, उसमें ऑलरेडी ये नाम मैंने डाल दिए हैं। तो वहाँ पर मैं इसका अलग से वो ले लूँगा, क्या बोलते हैं, लेक्चर ले लूँगा, और उसमें अलग से इनको विस्तार से पढ़ाऊँगा, समझा के अलग अलग शब्दावली के साथ में, चाहे आप कम से कम दिखे भी सही है ना। कि हाँ तो चलो आप सुन रहे हो ना, सुनने में तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और यूट्यूब पे मैं इनका वीडियो ज़रूर डालूंगा पक्का, और लाइव डालूंगा ताकि आप साथ में सुन भी पाओ और बाद में वीडियो भी देख पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन छोड़ सकते हैं फिलहाल। आगे चलते हैं। नारी विमर्श वगैरह छोड़ दो आप 433 पेज नंबर पर, और आप आ जाओ सीधा 437 पेज नंबर पर भारत हिंदू युग पर, ठीक है ना। 437 पेज नंबर पर अपना भारत हिंदू युग। ठीक है ना। ऐसे कुछ चीज़ें मैं पढ़ देता हूँ जो मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी की हुई थी पहले, जैसे ये नारी विमर्श में दी हुई थी कि जो नारी विमर्श है ना, जो कहीं ना कहीं 20वीं शताब्दी में कुछ लोग इसका प्रारंभ मानते हैं, और आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा यार, ये चीज़ें तो पढ़ रखी है अपन ने, चलो छोड़ो। एक चीज़ मुझे पढ़नी है कि स्त्री पुरुष का मौलिक अंतर शताब्दियों से चली आ रही अवधारणा का ही ये सूत्रात्मक निष्कर्ष है कि पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं और वह महात्मा बन जाती है, और स्त्री में पुरुष के गुण आ जाता है तो उल्टा बन जाती है। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है कि गोदान के 15वें परिच्छेद में विमेंस लीग में दिए गए अपने भाषण में प्रोफेसर मेहता स्त्री और पुरुष के गुणों को और अवगुणों का जो विवरण प्रस्तुत करते हैं उसे स्त्री विमर्शक आसानी से स्त्री के मनोवैज्ञानिक शोषण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और स्त्री पुरुष का मौलिक अंतर शताब्दी से चली आ रही अवधारणा का ही गुण है ना। तो ये चीज़ वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये गोदान के अंदर की पंक्तियाँ इसमें दी हुई है पेज नंबर 434 पे। इसके बाद दे रखा है कि सिमोन डी बुआ ने अपनी पुस्तक 10 सेकंड सेक्स में, यहाँ पे 10 सेकंड मतलब हो गया कि दूसरे नंबर के जो लिंग कौन है, दूसरे नंबर का लिंग औरत, प्रथम कौन हो जाएगा? पुरुष, ठीक है ना।
में इस अवधारणा का खंडन किया गया है। आपने देखा होगा जब आप जाते हो फॉर्म भरने जाते हो ऑनलाइन भी, तो वहाँ आता है सेक्स का ऑप्शन है, जेंडर का ऑप्शन। तो पहले मेल लिखा होता है, फिर फीमेल लिखा होता है, फिर तीसरा ऑप्शन आता रहता है। तो उसके ऊपर ये अवधारणा के ऊपर बनाया है कहीं ना कहीं कि तुम जब यहाँ पर ही हमको सेकंड नंबर का ऑप्शन दे रहे हो, तो तुम लाइफ पे हमको फर्स्ट प्रायोरिटी दो ही नहीं सकते, कैसा है। सिमोन दी बुआ वाला हो गया, उनकी स्थापना है कि बचपन से लेकर युवावस्था तक उससे जिन स्थितियों में रखा जाता है, जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसके कारण स्त्री पुरुष से भिन्न बनती है। स्त्री और पुरुष के जिन भिन्न और परस्पर विरोधी गुणों की बात की जाती है, वे मौलिक और प्राकृतिक गुण नहीं है, अभी तो मानव सभ्यता की देन है। बहुत बढ़िया। जिस सभ्यता ने स्त्री और पुरुष की गुणात्मक भिन्नता से जन्म दिया है, वो पितृसत्तात्मक मानव सभ्यता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर आप स्कूल से 12 बजे के बाद अगर स्कूल की छुट्टी होती है और आपका बेटी या बेटा, वैसे अगर बेटी अगर 12:10 तक 12:15 तक नहीं आई है, तो हो सकता है आप क्वेश्चंस करोगे। लेकिन अगर बेटा मान लो 12 से 1 बजे तक भी नहीं आए, 1:30-2 बजे तक भी, अच्छी खासी उम्र का भी, भले कितना भी बड़ा हो गया हो, तो शायद हो सकता है अपन प्रश्न नहीं करते हैं उनसे, है ना। तो ये वाली भी एक क्वेश्चनिंग वाली चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष की गुणात्मक भिन्नता को जन्म दिया है, जो कि पितृसत्तात्मक मानव सभ्यता से है ये। ठीक है, इसमें तो वही दिया हुआ है, बाकी तो कुछ और पढ़ूँ अगर मैं, कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कि प्रभा खेतान ने अपनी पुस्तक उपनिवेश में स्त्री यानी कि मुक्ति कामने की 10 वार्ताएं में पश्चिम के नारीवाद को लेकर चलने वाली गतिविधियों का सविस्तार हवाला दिया है। अर्थात प्रभा खेतान का है ना, एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, कि क्या बोलते हैं वो टर्मिनोलॉजी मुझे भी याद नहीं आ रही बिल्कुल भी, एक प्रकार से हिंदी में थी वो। लेकिन हाँ, प्रभा खेतान का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। जब स्त्री विमर्श की चर्चा भारत में किस प्रकार से किस लेखिका ने शुरू की है सबसे पहले विस्तार से, तो हम इसमें प्रभा खेतान का नाम ले सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे, प्रभा खेतान घोषित नारीवादी है और अपनी नारीवादी प्रतिबद्धता के कारण वे गे और लेस्बियन आंदोलन को भी समर्थन करती है। पितृसत्ता द्वारा पोषित आधारभूत मान्यताओं को वह गे और लेस्बियन आंदोलन में तगड़ी चुनौती मिली है। ठीक है, इसके बाद नीचे पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ पर एक चीज़ अंडरलाइन कर रखी मैंने यहाँ पर, कि यदि त्यागपत्र जैनेन्द्र के द्वारा न लिखा जाकर किसी लेखिका के द्वारा लिखा गया होता ना, तो क्या मृणाल को इसी रूप में चित्रित किया जाता जिस रूप में जैनेन्द्र ने उसे चित्रित किया है। इस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। जिस तरह पश्चिम में स्त्री विमर्शकों ने नए साहित्यिक मूल्यों को विकसित करने का प्रयत्न किया है, उस रूप में हिंदी में नहीं किया है। हिंदी में संभवतः सुमन राजी की पुस्तक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों के स्तर पर स्त्री विमर्श को सक्रिय रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद भारत हिंदू युग पढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है यार, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बताओ यहाँ तक आपका, है ना। रिपोर्टिंग तो वैसे भी इसी में ही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर भारत हिंदू युग से अपन पक्का फ़ोटो खींच के PDF के माध्यम से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे पक्का कल से, है ना। अभी तो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ तब तक, है ना। और कुछ से की और अगली वाली क्लास में अपन वीडियो के माध्यम से नगेंद्र वाली पुस्तक को पढ़ेंगे। चलो ठीक।